हेलो फ्रेंड्स, आई एम विराज बागमान एंड वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन। क्लास 10th मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 आज हमें स्टार्ट करना है। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करने के पहले कुछ कंडीशंस है, मतलब क्वेश्चन के बारे में या चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि चैप्टर 2 का नाम क्या है। तो हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स इसका नाम है। और पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो ये होता है बहुपद। इसको हिंदी में हम कह लेते हैं बहुपद। अब बहुपद मतलब कि जिसकी पावर हो, किसी भी टर्म की पावर हो, उसको हम बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल्स मतलब कि सपोज कर लेते हैं कोई इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ ये है x, तो ये हमारा हो गया x ओनली सिंगल टर्म है ना। लेकिन अगर इसके अंदर हम पावर लगा देते, जैसे हमने यहाँ पर हाईएस्ट पावर इसकी लगा दी 2, तो ये हो गया x स्क्वायर, है ना। तो अब x स्क्वायर हुआ तो इसको हम कहेंगे हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब इस टाइप में पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है। और इसके साथ में कुछ दूसरी कंडीशन भी ऐड हुई, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये एक पॉलिनोमियल का फॉर्म है और इसको हम एक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस टाइप की अलग अलग टाइप की इक्वेशंस इसके अंदर बनती है। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर हम इसी टाइप की कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे। उसी के साथ हम आगे देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। मतलब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर जो y दिया हुआ है वो p ऑफ x है, आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। p ऑफ x के अकॉर्डिंग एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि नंबर्स, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। p ऑफ x के अंदर जीरोस कितने हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि x और y क्या होता है। तो ये जो मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक्सिस कितने होते हैं, तो एक्सिस होते हैं हमारे दो, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस ये मेन होते हैं। एज इट इज x एक्सिस का डायरेक्शन अगर इस साइड में है तो अपोजिट डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, इसके पीछे की ओर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका x डैश बोल सकते हैं या हम माइनस x बोल सकते हैं। एक थोड़ा सा टर्म ऑफ कंडीशन अगर समझने की कोशिश करें तो ये है इसका ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है इसका केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट के आगे अगर हम चलते हैं तो गिनती स्टार्ट होती है, एक जीरो के बाद में आता है 1 2 3, तो ये नंबर्स जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं कंटिन्यूसली। तो एज इट इज एक्स डैश या माइनस एक्स क्या वर्क करता है, तो ये जो नंबर्स जैसे इंक्रीज हो रहे हैं ना, एज इट इज ये डिक्रीज भी होंगे। डिक्रीज होंगे मतलब ये तो ओरिजिन हो गया, इसको हम ओ बोल सकते हैं, इसको हम जीरो बोल सकते हैं कि जीरो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जीरो के पीछे, तो जीरो के पीछे हम लिख सकते हैं -1, जीरो से छोटा होता है। अगेन हम आगे चलते हैं तो -1 के बाद में आता है -2 के बाद में आता है -3। तो ये चीज़ें पीछे पीछे बढ़ती जाती है, मतलब डिक्रीज होती जा रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स प्लेन और वाई प्लेन क्या होता है। फिर हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस पॉजिटिव ऊपर होता है एंड नेगेटिव इसके अपोजिट हो जाता है। मतलब ऊपर अगर जा रहा है तो ये नीचे की ओर हो जाएगा, है ना। ये आगे जा रहा है तो ये पीछे की ओर हो जाएगा। तो ऊपर अगर जा रहा है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें भी हम देखेंगे तो ओ इसका ओरिजिन है, यहाँ पर हम जीरो बोल सकते हैं, ओरिजिन हमेशा यहाँ पर जीरो हुआ है। अब आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, ये भी ऊपर कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे। अब एज इट इज जैसे जीरो से आगे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 के फॉर्म में, एज इट इज यहाँ नीचे भी बढ़ेंगे 1 2 3 4, ये नीचे भी चलते जाएंगे। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एज इट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में यहाँ पर हमारे पास में प्रेजेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस, एक्स बार, एक्स नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर हमें बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस। पी ऑफ एक्स पूछा ना कि पी ऑफ वाई। तो पी ऑफ एक्स के अंदर अगर हमें कोई चीज पूछी जा रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ एक्स हमारा ये होगा, एक्स एक्सिस दिया हुआ तो पी ऑफ एक्स हमारा ये हो जाएगा। और इसके ऊपर कितने जीरोस है, मतलब ये जो लाइन है वो कितने टाइम इसको क्रॉस कर रही है हमें ये बताना है। तो कितने टाइम क्रॉस कर रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0 टाइम, मतलब इस पर कोई भी लाइन क्रॉस नहीं हो रही है। इस वजह से पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0। 0 इज अ राइट आंसर। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं एक दो लाइन में कि ये जो p ऑफ x है हमारा ये 0 के फॉर्म में आया है। अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमें कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है एंड कार्टेशियन प्लेन हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना होता है, जिसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन हमेशा जीरो होता है। यहाँ पर नंबर इंक्रीज होते हैं तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कभी फिनिश नहीं होते। जितना भी हम लेना चाहते हैं उतने नंबर्स हमारे पास में रिप्रेजेंट होते हैं। अब एक्स एक्सिस जितना आगे जा रहा है उतना ही ये पीछे जाएगा, मतलब अगर यहाँ पर 10 कदम हम आगे चले तो 10 कदम इधर पीछे जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्लेन की अगर हम बात करें तो ये एक्स डैश होता है और एक्स डैश को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। मतलब जैसे हम ओरिजिन से अगर एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो +1 और एक कदम अगर पीछे जा रहे हैं तो -1। एज इट इज अगर 1 के बाद अगर 2 आ रहा है तो उधर -1 के बाद इधर पहले आ जाएगा -2। ये चीजें चलती रहती है। एज इट इज अगर हम y की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम यहाँ पर ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 ये चीजें ऊपर बढ़ रही है तो एज इट इज नीचे क्या होगी, ये डिक्रीज होंगी। मतलब 0 के बाद में यहाँ 0 के पहले यहाँ पर आ जाएगा -1 यहाँ नीचे की ओर, फिर -2 -3 एज इट इज ये ऊपर नीचे होता रहेगा। अब हम आगे चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। p ऑफ x के ऊपर हमें नंबर्स बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लाइन x में कितने टाइम क्रॉस कर रही है, y में क्रॉस कर रही है, y डैश में क्रॉस कर रही है, इज नॉट कंपलसरी। हमें सिर्फ इतना देखना है कि x एक्सिस पर ये कितने टाइम क्रॉस कर रही है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 1 टाइम, लिख सकते हैं 1 टाइम। हाँ, अगर सपोज कर लेते हैं कि इस टाइम एक बार और घूम करके ऐसे करके इसको काट देती तो हम वहां पर लिख सकते थे इस कंडीशन में p ऑफ x इज इक्वल टू 2। बट यहाँ पर ये इसको क्रॉस कर रही है 1 टाइम, ये क्रॉस नहीं कर रही है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। और इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस और भी बने हैं आपके इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग। 4 क्वेश्चंस है, सॉरी। तो 4 क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 2.2 पे हम चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स का हमारा। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात की कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स हमें पढ़ना है। तो कुछ लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी होते हैं, तो लीनियर इक्वेशन हम सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा अलग प्रोसेस से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हम सॉल्व करें तो अभी बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसके में हमें फाइंड क्या करना है, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लेते हैं एंड देन इसका सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन दिए हुए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप मतलब इन दोनों के बीच में हमें एक संबंध स्थापित करना है और जीरोस फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जीरो फाइंड करने का एक रूल है। रूल के अकॉर्डिंग हम जीरोस फाइंड करेंगे। जीरो को हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसका अलग अलग निकालेंगे, कोफिशिएंट हम उसके निकाल देंगे। तो फर्स्ट में हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं x² - 2x - 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले दिया हुआ है x² - 2x - 8, है ना। यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ गई है, क्लियर है, क्वेश्चन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8। मतलब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लास्ट वाले नंबर को देखना है और फर्स्ट वाले नंबर को देखना है। हमें सिर्फ यहाँ पर नंबर्स देखना है जो कि कांस्टेंट टर्म है, ना कि कोफिशिएंट। जैसे अगर इस इक्वेशन को हम लिखने की बात करें और पढ़ने की बात करें कि हम इसको क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर x, इसके साथ में पावर लगी हुई है, तो हम इसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ x²। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा, सेकंड दिया हुआ है कोफिशिएंट ही है क्योंकि ये भी x के साथ जुड़ा हो, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। एंड एज इट इज जो जिसके साथ में ना तो x दिया हुआ ना ही कोई दूसरा टर्म दिया हुआ, मतलब वो जो दिया हुआ है सिंगल टर्म है उसको हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ये चीज़ें मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको एक डेमो वीडियो, इंट्रो वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें इजी है, कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें क्या है, कहाँ से आई है, सिर्फ हमें इसको याद रखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एंड क्वेश्चन से रिलेटेड हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में हम ये चीज़ें तो जान चुके हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि स्टार्टिंग और लास्ट में दिया क्या है। तो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ हमारे पास में 8 है
और स्टार्टिंग में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। जैसे यहाँ पर कुछ होता तो हम लिख देते, जैसे 2 होता 3 होता, अब कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1 और 8, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर का करना है आपको मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, ठीक है। मतलब इस 8 को आपको लिख लेना साइड में, आप माइंड में रख सकते हो। 8 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 8 1 जा 8। अब ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो 8 आए और जोड़ने और घटाने पर, मतलब ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आ जाए 2, तो ऐसा कोई नंबर रिप्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन दिए हुए तो इसका सॉल्यूशन भी है आप हमारे पास में। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नंबर लेना जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 हो, या तो जोड़ें या घटाएं, तो जोड़ने और घटाने पर ये नंबर आ जाए हमारा 2, ठीक है। तो क्या होगा ऐसा नंबर, तो हम ले सकते हैं 4 and 2। वी नो दैट 4 × 2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, अच्छे से हमें पता है। और 4 - 2 हम करते हैं तो ये आ जाता है 2, या चाहे तो आप प्लस भी कर सकते हैं, चाहे आप माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई ही होगा, ये कंपलसरी है। तो 4 2 जा 8, ये दो नंबर है, ये हमें मन से ही लेना है कि 8 को हम कैसे डिफाइन करें। तो 8 को हम मैनी टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, तो बड़ा नंबर है तो हम पहले लिखते हैं, तो बड़ा नंबर हमारा गया 4 एंड 4 2 जा 8, और 4 - 2 हम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2। मतलब ये जो है क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है इस टर्म से, तो 4 और 2 से अगर क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो x² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस आपको करना कहाँ है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 2, अब 4 और 2 का जब हम मल्टीप्लाई करते हो तो 4 2 आ जाता है 8, यहाँ पर दिया हुआ है x, तो x भी हमें साथ में इंक्लूड करना है, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं 4x + 2x। वी नो दैट वेरी वेल माइनस एंड प्लस इज इक्वल टू माइनस, बड़ा वाला नंबर माइनस का है, इस वजह से यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है। तो 4x में से 2x हमने माइनस किया, सब्सट्रैक्ट किया, प्लस माइनस, आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस हमने कर दिया, -4 में से 2x आप ऐड करते हो तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है -2x। मतलब ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा है ना। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, एज इट इज हमें फाइंड करना 0, तो हम इसके आगे हम लगा देते हैं 0, यहाँ पर हमने लगा दिया इसमें 0। ये चीज़ें अभी हमारी फिनिश हो गई, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक नई स्टेप बन गई और इस नई स्टेप को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पैर बना लेना है। तो ऑब्वियसली यहाँ तो कोई पैर बनेगा नहीं, तीन टर्म्स थे, इस टर्म से हम इस टर्म पे आ गए, इस कंडीशन से इस कंडीशन पे। अब यहाँ पर आपको पैर बना लेना है, तो दो के पैर, एक पैर ये हो गया, दूसरा पैर ये हो गया, ठीक है। अब एक पेयर में आपको ऐसा कॉमन चीज लेना है जो दोनों के पास में अवेलेबल हो। कॉमन चीज मतलब कि अवेलेबल होना, मतलब दोनों के पास में होगा तो अभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या चीज कॉमन है, क्या कोई नंबर्स है, यहाँ पर तो कुछ नहीं, मतलब 1 है। अभी जैसे मैंने ऊपर भी बात की, कुछ नहीं होगा मतलब 1 होगा, मतलब हम यहाँ पर ले सकते हैं कि यहाँ 1 होगा, है ना। और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 4, मतलब सॉरी यहाँ पर 4 है, तो यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पर 4 है, मतलब यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो 1 और 4 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन लिया जा सके, मतलब कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ पर x है, अगर हम कॉफिशिएंट्स की बात करें तो कॉफिशिएंट हमारा x है, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ इसकी पावर 2 है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि x² को हम क्या लिखते हैं, x² = x × x। वी नो दैट वेरी वेल, x² = x × x। दोनों या तो ये लिखो या ये लिखो, बात तो एक ही है। सो हमें x² में से x कॉमन ले लेना, बिकॉज नेक्स्ट टर्म में जो पेयर बना हुआ है हमारा उसमें x 1 टाइम ही अवेलेबल है। अगर 2 टाइम अवेलेबल होता तो मैं वहां से भी 2 निकाल लेता, 3 टाइम अवेलेबल होता तो मैं 3 टाइम निकाल लेता, बट 1 टाइम अवेलेबल है। जितना कम टाइम अवेलेबल है उस टाइम पर आप उसको निकाल सकते हो, उतने टाइम आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर x² 1 टाइम था, निकाल लिया। यहाँ पर आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 1x, मतलब आप लिख सकते हो सिंगल x। यहाँ पर आपका x चला गया बाहर, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 4। अंडरस्टैंड। आगे हम चलते हैं दूसरे पैर पे। तो दूसरे पैर के साथ में दिया हुआ एक प्लस और फिर दिया हुआ माइनस। अब हमें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही कॉमन लेना, मतलब जो भी चीज़ कॉमन लोगे ना, अब यही चीज़ बचना चाहिए यहाँ पे, मतलब सेम टू सेम आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये कंडीशन है इस क्वेश्चन की, सारे क्वेश्चन में यही सारी चीज़ें होने वाली है। सो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर कॉमन क्या लिया जाए। तो नंबर देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। क्या 2 और 8, मतलब जो 2 है वो 8 का मल्टीपल है, तो यस 2 4 जा 8, मतलब इसमें ये पूरा डिवाइड होता है। मल्टीपल होना मतलब इसमें डिवाइड हो सकता है या नहीं होता, तो यस होता है। और कितने टाइम होता है वो अंदर ही रहेगा, बाकी जितने टाइम जो आप कॉमन ले रहे हो वो दोनों चीज़ें बाहर निकल जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं +2, है ना। क्योंकि +2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम माइनस लेंगे तो ये वाला नंबर माइनस हो जाएगा,
प्लस में से अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ही बचता है, बिकॉज वी नो दैट माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। सो हमने यहाँ पर प्लस कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका बच जाएगा x, और यहाँ पर आपने 2 कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर बचेगा -4, है ना। जब भी आप किसी चीज में से मल्टीपल में से कॉमन ले रहे हो, कॉमन लेने का मतलब ये होता है मल्टीपल में से आपने जो चीज कॉमन ली उसमें उसको डिवाइड कर दो, जो चीज बच रही है वो ब्रैकेट के अंदर लिख दो। बहुत सिंपल है। जो भी चीज कॉमन ले रहे हो, जैसे मैंने 8 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 से डिवाइड कर दो 8 के अंदर, और 8 के अंदर आपने डिवाइड किया, जो भी आंसर आ रहा है उसको आपको यहाँ लिख देना है ना। ये कॉमन लेने का एक छोटा सा स्मॉल सा ट्रिक है, ये हो गया। इसके बाद 0 एज इट इज आप लगा दो, आपको जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। अगेन हम पेयर बनाएंगे x - 4 सेम टू सेम रहेगा आपका, x - 4 हो गया। अब आपको x - 4 जो है वो कॉमन ले लेना है, x - 4 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका x + 2 इज इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0, ये हम लिख सकते हैं। मतलब आपने पेयर बनाया, एक पेयर ये हो गया तो ये कॉमन चीज थी हमने लिख दी, जो चीज बची हुई थी उस चीज को हमने अगेन लिख दी, इज इक्वल टू 0। ये स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर अगेन हम आगे चलते हैं, अब क्या किया जाए, तो अब हम करते हैं x - 4 इज इक्वल्स टू 0। एक बार हम इसको रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड कॉमन लगा के हम लिख सकते हैं आगे x + 2 इज इक्वल टू 0। एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे तो x - 4 इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू +4। मैंने पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि LHS साइड टू RHS साइड आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट करते हो, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, RHS साइड में जब वो जाता है तो वो हो जाता है आपका पॉजिटिव और फिर वो हो जाता है आपका नेगेटिव। अगर होगा तो मतलब चेंज हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर ये हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर इसको हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। सो हमें x की जो नंबर्स है या टर्म्स है वो हमें 2 वैल्यूज मिल गई है, x = 4 एंड x = -2, है ना। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, एक समझने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू हो गई हमारी 4 और बीटा की वैल्यू हमारे पास में हो गई -2। अल्फा एंड बीटा जो है वो 2 प्रोडक्ट हैं, 2 हम नंबर्स बोल सकते हैं, कोफिशिएंट बोल सकते हैं, है ना। अब हमें यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये जीरोस फाइंड हो गए हमारे x = 4 और x = -2, ये 2 जीरोस है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमें इन दोनों के बीच में मतलब कि जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन संबंध स्थापित करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा और बीटा 2 हमें क्या मिल गए हमारे पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 जीरो फाइंड हो गए। अब 2 जीरो फाइंड हो गए तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला लगता है हमारा जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला जो बनता है हमारा उसको हम लिख सकते हैं -b/a, है ना। -b/a आया कैसे और क्या होता है सारी चीजें हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर अभी a b c की वैल्यू है आपकी। जैसे a = क्या दिया हुआ है, a = दिया हुआ आपका 1, फिर b = क्या दिया हुआ, तो b = दिया हुआ -2, और c = क्या दिया हुआ, तो c = दिया हुआ है -8, c इज इक्वल्स टू -8। ये 3 चीजें दी हुई है, बस आपको यही याद रखना है इस कंडीशन के बाद में जब आपसे पूछा जाए रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप वर्ड अगर आपके बीच में क्वेश्चन के अंदर आ रहा है तो आप उसमें लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बनता -b/a। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसको हम बोल सकते हैं, ये जो b था इसको हमने बोला था कोफिशिएंट ऑफ x। तो आप यहाँ पर इसको लिखोगे, हालांकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सारी डिटेल दे रहा हूँ, बाकी आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हो अपने तरीके से, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। b को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये x है तो हम सिर्फ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, और अपॉन में आ जाएगा आपका ये दिया हुआ a। तो a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस 2 टाइप में या इस 2 फॉर्म में हम इस सॉल्यूशन को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ जीरोस -b/a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है -b, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में ही होगा कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो आपका नेगेटिव रहेगा, है ना। ये हर फॉर्मूले में यही होना है, यूज होना है। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला आपका कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से बनता है, जिसको हम शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं -b/a, है ना। अब -b/a आपने लिखा, -b क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी b दिया हुआ है -2, है ना। क्वेश्चन ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। जैसे b दिया हुआ है -2, b की वैल्यू क्या दी हुई है -2। अब अगर -b की हम बात करें तो यहाँ पर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ भी अगेन माइनस से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि b की जब आप वैल्यू निकालोगे -b की तो -b इज इक्वल्स टू -2,
है ना, इस दो फॉर्म में आप लिखोगे तो जो माइनस बी की वैल्यू है वो हो जाएगी +2, है ना। आया समझ में? जैसे बी की वैल्यू अगर नेगेटिव में है, बी अगर पॉजिटिव है और वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, और अगर कोई चीज प्रोडक्ट मतलब बी जो है वो एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है -2, नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है और वैल्यू नेगेटिव है, और अगर ऐसा हम चेंज कर दे, मतलब प्रोडक्ट को ही चेंज कर दे, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाता है तो वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाती है, वो भी अलग हो जाती है। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस जो हमारा निकलेगा वो निकल जाएगा यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 2, तो हम लिख देंगे माइनस बी की जगह पर 2, और अपॉन में दिया हुआ है ए की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/1, ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 2/1, या फिर हम सिंपली इसको लिख सकते हैं 2। तो सम ऑफ जीरोस क्या निकला आपका 2, ठीक है। एक रिलेशन तो ये हो गया। दूसरा रिलेशन जीरोस फाइंड करने के लिए हमारा निकलेगा सम ऑफ जीरोस, तो यहां आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा वैल्यू x की वैल्यू हम लिख लेते हैं, x इक्वल टू 4 आया था और x इक्वल टू -2, दो वैल्यू आई थी हमारी, ठीक है। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। अब इन दो वैल्यू को हम साथ में साइड में लिख करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आगे की सिचुएशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू होता है c/a। अब ये c/a होता क्या? तो ऑब्वियसली c को हम क्या कहते हैं? हमारा हो जाता है कांस्टेंट टर्म। फिर उसके बाद में a आपको पता ही है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों होंगे पॉजिटिव में, c/a, तो कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पॉजिटिव में हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी दोनों ही पॉजिटिव में हो गए, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। c इसमें क्या दिया हुआ है? तो c दिया हुआ है इसमें 8, है ना, -8 दिया हुआ है तो -8 लिख देते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 1, तो -8/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर? -8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकला हमारा? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -8, और सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर कहाँ गया 2। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें टर्म जो है वो चेंज करके दी, मतलब कोएफिशिएंट जो दिया हुआ है वो x की जगह पर कोएफिशिएंट दिया हुआ है s, तो अल्फाबेट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सॉल्यूशन इसके हो जाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही प्रोसेस करते हैं, इक्वल टू में 0 लगा देंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को देखेंगे। फर्स्ट नंबर 4 है, लास्ट नंबर 1 है, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है, 1 में 4, 4 में 1, आप इधर आगे पीछे किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर वही आना है, सेम आना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट में 4, लास्ट में दिया हुआ है 4 1 जा 4, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है ये वाला नंबर। अब आपको सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप? ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 4 आए और जोड़ने और घटाने पर ये क्या आ जाए 4। तो ऐसा नंबर लेना जिसका मल्टीप्लीकेशन 4 और जोड़ने और घटाने पर भी 4, ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो वी नो दैट 2 × 2 is equal to 4 and 2 + 2 is also 4, ये हमें पता है ना। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आ जाती है कि यहाँ दिया हुआ है -4। अब -4 कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हमने जैसे अभी बताया था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है या कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर है उसको और कांस्टेंट टर्म को हम सेम रखते हैं, इसमें कोई भी हम सॉल्यूशन नहीं करते या कोई इधर उधर नंबर्स नहीं करते, बस जो बीच वाला प्रोडक्ट है उसी को हम थोड़ा सा तोड़ते हैं। तो कैसे हम इसको तोड़ेंगे और कैसे हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब 4s² दिया हुआ है एज इट इज रखा, 1 दिया हुआ है एज इट इज रखा। अब हमें नंबर लेना है, आया था हमारा 4, ये हमने यहाँ से सॉल्व करके निकाला था। अब ऐसा नंबर लेना जिसका मल्टीप्लीकेशन 4 आए और जोड़ने और घटाने पर भी वो 4 आए। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 और 2 भी 4 होता है और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी वो क्या हो जाता है 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -2s - 2s। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम माइनस और माइनस 2 बार अगर ले लेते हैं तो वी नो दैट माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, सो -2s - 2s इज इक्वल्स टू -4s एंड 2 2 जा 4। और हमें ये पता है कि माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो माइनस 4 हो जाता है, मतलब ये साइन हट जाता है।
और अगर बीच में यहाँ पर लगा हुआ -2 एंड यहाँ पर लगा हुआ है प्लस, फिर अगेन दिया हुआ है -2, तो हम जब इन दोनों का सम करते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लस हटा के भी इसका अगर सॉल्यूशन करें हम, तो -2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4, है ना। ये चीज़ें आप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी आपको। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पर आ जाता है 4s² - 4s + 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर पेयर बना लेंगे हम, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जैसे सॉल्व कर लिया, यहाँ पर 2s आ गया, यहाँ पर भी 2s आ गया, फर्स्ट और लास्ट सेम रखा। अब हम इसमें पेयर बना करके सॉल्व करते हैं, कॉमन लेंगे। यहाँ पर नंबर सबसे पहले कॉमन लिया जाता है। नंबर क्या दिया हुआ है, 4, यहाँ 2, तो क्या 4 और 2 में से कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन लिया जा सकता है? ऑफकोर्स 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास में बचेगा 2, ठीक है। और यहाँ से हमने 2 निकाला तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1। अब 1 को हम नहीं लिखे अभी, थोड़ी देर के लिए लिखते हैं उसको बाद में। अब फिर यहाँ पर हमने निकाला s, यहाँ पर भी s, अब s² है यहाँ पर, तो यहाँ पर s सिंगल ही है, s² निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, s² नहीं निकलेगा, सिर्फ निकलेगा s, तो हमने यहाँ लिख लिया s। यहाँ पर बचेगा हमारे पास में s और यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 1, बिकॉज 2s पूरा ही कॉमन निकल गया। यहाँ पर 2s नहीं बचा, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। अगेन जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा 2s आया, यहाँ पर +1 है। यहाँ पर हम देखें तो 2s + 1 ब्रैकेट के अंदर यही चीज़ हमें यहाँ पे लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों ही नंबर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन ली जा सकती है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं -1। क्या कॉमन लिया जा सकता है, -1। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2s और -1, ये कॉमन बच जाएगा आपका। 2s - 1 यहाँ दिया हुआ है, 2s - 1 यहाँ बचेगा, यहाँ पर निकलेगा आपका -1 कॉमन, इज इक्वल टू 0 एज इट इज। इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो पेयर बने हैं 2s - 1 के, उसको हम एज इट इज लिखेंगे 2s - 1, यहाँ पर लिखा 1 टाइम, और सेकेंड टाइम पे हमने 2s - 1 एक बार, और जो ब्रैकेट के बाहर बची हुई चीजें थी उसको हमने लिख दिया और बराबर में लगा दिया 0, ठीक है ना। आई एज्यूम इतना सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे हम चलते हैं, 2s - 1 को सॉल्व करते हैं। तो एक बार हम रखेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0, और एक बार रखेंगे हम 2s - 1 इक्वल टू 0 2 टाइम। तो 2s - 1 इक्वल टू 0 हम सॉल्व करेंगे, तो 2s इज इक्वल्स टू +1, जो माइनस का है वो LHS साइड में चेंज होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। और s की वैल्यू अगर निकालेंगे तो s इक्वल टू आ जाएगा 1/2। पहले तो ये नेगेटिव में था, उधर गया पॉजिटिव में हो गया, और ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। एज इट इज यहाँ पर भी हम सॉल्व करें तो 2s - 1 को हम सॉल्व करेंगे तो 2s इज इक्वल्स टू, पहले तो हो गया हमारा 1, और फिर 2s - 1 को हमने सॉरी माइनस का नहीं प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे -1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा s इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब दोनों ही वैल्यू सेम टू सेम है। x की वैल्यू 2 निकली है, s इज इक्वल्स टू 1/2 एंड s इज इक्वल्स टू 1/2। अगेन हम सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस में समझ में आई होगी। हम आगे देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। बार बार मैं लिखने की जरूरत नहीं है मुझे कि ये सम ऑफ जीरोस आया कहाँ से, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है कि फार्मूला क्या होता है। तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है -b/a। b क्या होता है, a क्या होता है, ये आपको यहाँ से पता होगा, है ना। जैसे मैं लिख देता हूँ एक बार और, a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू -4 होगी और c की वैल्यू हो जाएगी 1। ये आप यहाँ से लिख सकते हो। अब सम ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है, -b/a। -b क्या दिया हुआ है यहाँ पे, b की वैल्यू ऑलरेडी -4 है। ये बात ध्यान रखना है आपको कि आपसे क्या पूछा गया और क्या चीजें दी हुई है। b की वैल्यू ऑलरेडी -4 दिया हुआ है, मतलब आपको -b की वैल्यू पॉजिटिव कर देना है। अगर -b आ रहा है तो यहाँ पे आप लिख दोगे पॉजिटिव या +4। a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ऑलरेडी दी हुई है 4, a इज इक्वल्स टू 4, तो 4 से 4 कैंसल। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू आपका आ गया 1, ठीक है। आगे चलते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमें निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू फार्मूला। यहाँ पे भी आप, मैं बार बार नहीं बोलूँ कि यहाँ पर क्या आएगा, है ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, फॉर्मूला लगाया c/a। c क्या है, c की वैल्यू है 1, तो आप यहाँ लिख देंगे 1 और a की वैल्यू है 4, तो 1/4 एज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस आया हमारा एक तो 1/2 और दूसरा भी 1/2, चाहे सेम हो, आगे पीछे हो, एक पॉजिटिव हो नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरोस बोला है मतलब कोई भी 2 जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने 2 जीरोस फाइंड कर लिए, 1 और 2, s की वैल्यू निकाल ली क्योंकि s में ही दिया हुआ था प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे,
ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आगे हम बात करते हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करना है हमें रिलेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस हमें पता होता है, फॉर्मूला पता है, सॉल्व किया, आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है, फॉर्मूला पता है, C/A होता है, इसका फॉर्मूला निकाला और आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप भी कुछ सॉल्यूशन आपके खुद से मन से कीजिए, और नहीं समझ में आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।